बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लकम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का ये लेक्चर आप सब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस टाइम 147 PM लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो तमाम स्टूडेंट जो CSS के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम लेक्चर जितने मैंने प्रीवियस लेक्चर दिए हैं आप सुनते रहें। जहाँ आपको कोई डाउट है, समझ नहीं आती, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0323 91 61 961 032391619161। वो स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के गए हैं वो मेरे से रब्ते में, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जो स्टूडेंट हैं आउट ऑफ कंट्री वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नोट्स लिए हुए मेरे से इनिशियल टेस्ट के ISSB के, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। जिनके पास नहीं है नोट्स मंगवा के जल्द से जल्द स्टडी करें। हफ्ता भी अगर आप सही ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन खुलूस नीयत से पढ़ने, एक टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं। आपने देखा है यहाँ पे जो स्टूडेंट 2 महीने आपको तकरीबन होने वाले हैं, एक रूटीन की तरह चल रहे हैं। सुबह की नमाज से लेकर रात तक एक रूटीन है। एक टफ टाइम मैंने खुद अपने आप को दिए हुए, अपने आप को हम माफ़ नहीं करते। आलम से इख्तियार की हर चंद सुल्ला कुल, पर अपने साथ शब रोज़ जंगे, पर अपने साथ मुझको शब रोज़ जंगे, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जंगे। अपने आप को टफ टाइम, रिलैक्सेशन नहीं है, छुट्टी नहीं है। सफ़र भी करता हूँ, कभी मैं लाहौर होता हूँ, कभी कोयटा चला जाता हूँ, कभी पेशावर। आप देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। तो एक जान है, आम लोकल गाड़ी में सफ़र करता हूँ। तो अपने आप को इतना टफ बनाया हुआ है मैंने। तो आप जो मेरे स्टूडेंट, तो आपको मेरे से ज़्यादा टफ होना चाहिए। तो मेहनत करें, नेमल का कोई नेमल बदल नहीं है। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला का साथ होगा और आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं है। PT है, डेली आपने PT करनी है, फिज़िकल ट्रेनिंग जो है। इस तरह स्पोर्ट्स है, डेली आप करें। अगर कोई आपका साथी नहीं है, दोस्त नहीं है, अकेले निकल जाओ। अल्लाह आपका दोस्त है, अल्लाह से दोस्ती कर लें। बात समझ आइए। अकेले निकल जाए, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बर्फबारी है, चाहे तूफ़ान है, छुट्टी नहीं करनी। PT में छुट्टी नहीं करनी। एक रूटीन। वो स्टूडेंट जो सकरदू में रहते हैं, जो कलाम के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट मेरे ऐसी जगहों पे हैं जो हार्ड एरियाज हैं जहाँ बर्फबारी होती है, तो उनके लिए मैसेज है कि छुट्टी नहीं करनी, चाहे बर्फबारी हो, चाहे जो मर्ज़ी हो। मैं ऐसे एरियाज़ में भी रहा हूँ जहाँ 6-6 फुट बर्फ़ पड़ जाती थी, लेकिन एक्सरसाइज में मैंने कभी अपना वो माफ़ नहीं किया, छुट्टी नहीं की। और PT टेस्ट अल्लाह का करम है, 100 में से 100 मार्क्स आते थे मेरे। तो इसकी वजह यह है कि अपने आप को फिट किए हुए हैं। तो इस तरह आप लोगों ने छुट्टी अगर करेंगे, सुस्त होंगे। ज़हन तो कहता है कि हम छुट्टी करें, माइंड तो कहता है कि आज थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, लेकिन अपने आप को माफ़ नहीं करना। हाँ, बीमार है अगर कोई तो वो दूसरा है। अगर किसी सर में दर्द है, बीमार है, नहीं कर सकते, फिर तो आप छुट्टी कर सकते हैं। अदरवाइज छुट्टी नहीं है, छुट्टी का तस्वर नहीं है। और फिर सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है। जिस तरह अभी आप लोगों को मैंने बिठाया, दूर दूर बिठाए हुए, क्योंकि वबा फैली हुई है। दोबारा सुना है कि वबा फैल गई है। तो एक दूसरे से ना हाथ मिलाएं, ना एक दूसरे के करीब टच करें। ये नहीं है कि नफ़रत है, किसी से नफ़रत नहीं होती। दूसरे को बचाना है, अपने आप को बचाना ही बचाना, दूसरे को बचाना है कि मेरी वजह से दूसरा बीमार ना हो जाए। अभी देखिए, टीचर को ज़ुकाम था या खांसी थी, मैं उनको इंटर नहीं किया, उनको छुट्टी दे दी है। इसलिए छुट्टी दी है ताकि वो ख़ुद भी ठीक हो, दूसरा भी बीमार ना हो। खांसी नज़ला ज़ुकाम वाला क्लास में इंटर नहीं होता। वजह उसकी है कि सबसे पहले सेहत है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, सेहत अच्छी होगी तो आप स्टडी भी कर पाएंगे। तो अपनी सेहत का पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने केयर करना है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी मैं आपको लिखवाऊंगा, कुछ इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन लिखवाऊंगा। आज आप लिखते रहना है। आज 2 घंटे आपने क्या करना है, मुसलसल लिखते रहना। लिखने की प्रैक्टिस करनी है, वहाँ आपने लिखना भी होगा। ऐसे लिखवाया जाए तो ऐसे क्या है, ऐसे किसे कहते हैं? एनीबॉडी? शॉर्ट ऐसे लिखवाया जाए अगर आपसे तो ऐसे कहते किसे हैं? ऐसे की क्या स्पेलिंग है बिलाल? ESSAY। ऐसे, ऐसे लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ी का है, लेकिन ये माखूज़ है अरबी ज़बान से। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है सही, सही से निकला ये। सही का क्या मतलब है? कोशिश करना। एक तो सही की जाती है ना, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई जाती है, उसका मतलब ही कोशिश करना। तो सही का मतलब क्या है? कोशिश करना। तो ऐसे का क्या मतलब है? ऐसे का मतलब वो तहरीर जो कोशिश करके लिखी जाए, उस तहरीर को ऐसे कहते हैं। वो तहरीर नसर की जो कोशिश करके लिखी जाए, उस तहरीर को क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं।
यानी कि सोच समझ के लिखी जाए। जो भी टॉपिक आपको दिया जाए उस टॉपिक पे ऐसे खूबसूरत अंदाज से आपने लिफाजी करनी है, आपके ख्याल इतने उम्दा होने चाहिए कि पढ़ने वाला आपको दाद दे। एक होती है तकरीर, तकरीर में जोशीला अंदाज होता है, ऐसे में वो अंदाज नहीं होता। अगर ऐसे में तकरीरी अंदाज होगा तो एक्स्ट्रा खूबी होगी उसकी। ऐसे के 3 हिस्से हैं, ये आप लिखते जाएं साथ साथ। कितने हिस्से हैं टोटल? 3 इसके पोर्शन हैं। हर तहरीर को ऐसे नहीं कहेंगे, हर तहरीर को ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसे से बात करने से पहले ये मैंने बताया जैसे आपको कि नसर की ब्रांच है ये, और नसर का ताल्लुक लिटरेचर के साथ भी है और लिटरेचर से नहीं भी है। तहरीरें कितनी किस्म की हैं, पहले इस पर बात करते हैं। टोटल तहरीरें कितनी किस्म की हैं? तहरीर किसे कहते हैं? लफ्ज़ों से लिखना, यानी कि कितनी किस्म की तहरीरें हैं? तहरीरों की बुनियादी 2 किस्में हैं। एक होती है नसर, एक होती है नज़्म। एक होती है शायरी, एक होती है नसर। शायरी का मतलब क्या? मुनज़्ज़म करना, लफ्ज़ों को मुनज़्ज़म कर देना, अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म शक्ल में पेश करना, जिसमें काफ़िया, रदीफ़, सनाए बदाए, ठीक है, इस्तियारे, तशबीह, इस्तियारा, ये तमाम लवाज़मात को बरता जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ये नज़्म है। लफ्ज़ों को मुनज़्ज़म कर दिए गए। इसके बरक्स शायरी से बरक्स दूसरा क्या है हिस्सा? नसर का। नसर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? नसर का लफ्ज़ी मतलब है बिखरी हुई चीज़, फैली हुई चीज़। देखिए नसर वो तहरीर जिसमें लफ्ज़ बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, उसे नसर कहते हैं, जिसमें मुनज़्ज़म नहीं होते शायरी की तरह के। और शेर का क्या मतलब है? शेर शऊर से निकला है। शेर कहाँ से निकला है? लफ्ज़ शऊर से निकला है, यानी कि वो तहरीर जो शऊरी काविश से की जाए, लिखी जाए, उसको शेर कहते हैं। पूरी शायरी को भी नज़्म कहते हैं, पूरी शायरी को भी नज़्म कहते हैं। फिर नज़्म की आगे 2 किस्में, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, फिर हम कहीं और चले जाएंगे। बहरहाल बात हम कर रहे थे ऐसे पे। तहरीरें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। एक तहरीर वो होती है जिसका ताल्लुक लिटरेचर से, अदब से। एक तहरीर वो होती है जिसका ताल्लुक सहाफ़त से है, जो सहाफ़ी लिखते हैं। एक तहरीर वो है जो शायर लिखते हैं, शायरी जिसे कहते हैं, उसका ताल्लुक लिटरेचर से है। यानी कि शायरी और दूसरी नसर जिसका ताल्लुक लिटरेचर से है, इसको हम एक तहरीर ले लेते हैं, लिटरेचर। एक तहरीर वो है जिसका ताल्लुक आज से है। आज की बात कौन करते हैं? न्यूज़ वाले करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। आज की खबर ताज़ा होती है, आज की बात आज पे ख़त्म हो जाती है। उनका मुद्दा, नुक्ते नज़र, मेन थीम आज पे होता है कि आज की खबर मैंने लगानी है। थ्रिलिंग होती हैं बातें उनकी। आज जब गुजर जाता है, गुज़श्ता कल बन जाता है, तो वो उस पर वो मिठास बाकी नहीं रहती, वो चाशनी बाकी नहीं रहती, वो तस्वीर बाकी नहीं रहती, वो असर बाकी नहीं रहता। इस तहरीर कहते हैं सहाफ़ी की तहरीर। एक तहरीर होती है जो तारीख़ से ताल्लुक़ रखती है, जिसे हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री कौन लिखता है? मुअर्रिख़ लिखता है। हिस्ट्री कौन लिखता है? मुअर्रिख़ लिखता है। हिस्ट्री कौन पढ़ता है? अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम मुअर्रिख़ नहीं होंगे, हम तारीख़दान होंगे। मुअर्रिख़ में और तारीख़दान में फ़र्क है। हिस्ट्री की किताबें पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? तारीख़दान कहेंगे। हिस्ट्री लिखने वाले को क्या कहेंगे? मुअर्रिख़ कहेंगे। तहरीरें कितनी किस्म की होगी? तहरीरें 3 किस्म की होगी टोटल। एक का ताल्लुक हिस्ट्री के साथ है, माजी के साथ है। एक का ताल्लुक आज के साथ है। एक का ताल्लुक लिटरेचर के साथ है। और लिटरेचर वाला बंदा तीनों ज़मानों को लेकर चलता है। वो आज को भी देख रहा होता है, कल को भी देख रहा होता है, और गुज़श्ता कल को भी देख रहा होता है, आने वाले कल को भी देख रहा होता है, गुज़श्ता कल को भी देख रहा होता है। माजी पे भी उसकी निगाह होती है, फ्यूचर पे भी उसकी निगाह होती है, और आज के ज़माने पे भी उसकी निगाह होती है। और उस बंदे को हम कहते हैं ये लिटरेचर का बंदा, ये अदीब है। बात समझ आ रही है? पिक कर रहे हैं आप चीज़ें? हमने बात ऐसे पे करनी है। अभी मैंने बात की है तहरीरों पे। 3 तरह की तहरीरें बता दी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताता हूँ, इधर सुने इसको, कि 3 दोस्त हैं। एक है मुअर्रिख़, मुअर्रिख़ किसे कहते हैं? तारीख़ लिखने वाले को। एक है अदीब, अदीब पता है आपको, शायर को कहते हैं, या फिर वो जो शायर नहीं है, नसर लिखते हैं, जिसका लिटरेचर के साथ है। एक वो दोस्त है इनका जो साफ़ी है, ठीक है। अब ये तीनों जाते हैं, मरी जाते हैं, मार रोड पे जाते हैं।
मौरख क्या करेगा? मौरख हिस्ट्री में जाएगा कि मार रोड की तारीख लिखेगा कि सबसे पहले मार रोड बनाया किसने, इफ्तिताह इसका किसने किया, मार रोड से पहले ये ज़मीन कैसी थी, मार रोड पे पुराने होटल कौन कौन से हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो उसको हिस्ट्री की तरफ ले जाएगा, तारीख की तरफ ले जाएगा। जो होगा सहाफ़ी होगा वो आज की खबर लगाया कि मार रोड पे ये हादसा हो गया, मार रोड पे ये खुशी हुई, ये गमी हुई, वो आज की खबर लगा होगा। उसको इससे कोई गरज नहीं होगा कि मेरी तहरीर में मिठास है कि नहीं है, तरन्नुम है कि नहीं है, मूसीक़ियत है कि नहीं है, इसको पढ़ के लोग महजूज होते हैं कि नहीं होते। मौरख को भी इस चीज़ से गरज नहीं होती। गर्ज अगर है किसी को अपनी तहरीर से इन बातों से, तरन्नुम, मूसीक़ियत, सनाए, बदाए, तशबिया, इस्तिआरे से जो काम ले रहे हैं, जो अपनी खूबसूरती बनाते हैं, अपनी तहरीर को खूबसूरत बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये लिटरेचर का बंदा है, वो अदीब है। अदीब क्या करेगा? वो नज़म लिखेगा या कोई ऐसा आर्टिकल लिखेगा जो अदबियत जिसमें होगी, वो ऐसे तरीके से लिखेगा कि उसकी तहरीर कभी मरे नहीं, उसकी तहरीर क्लासिक का दर्जा रखे, तीनों ज़मानों को लेके चलेगा, खूबसूरत लफ्ज़ों के ज़रिए से उसमें मिठास भरेगा, उसमें तरन्नुम लाएगा, मूसीक़ियत लाएगा, ठीक है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए वो मर भी जाए शख्स तो उसका नाम बाकी रहे उस तहरीर की वजह से। तो उसकी तहरीर में खूबसूरतियाँ भी होंगी, लफ्ज़ियत भी होगी और उसकी फ़िक्र भी पुख्ता होगी, तो वो लिटरेचर का शख्स है। लिटरेचर मैंने बात कर दी अदब की। अदब की आगे दो किस्में हैं। अदब की कितनी किस्में हैं? बुनियादी दो किस्में हैं। एक कहते हैं मंजूम अदब, जैसे शायरी कहते हैं, एक है नसरी अदब, जैसे नसर कहते हैं। मंजूम जिसमें सारा गज़ल भी शामिल है, नज़म भी शामिल है। फिर गज़ल नज़म की आगे किस्में हैं, शक्ल के लिहाज से नज़म की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें आज़ाद नज़म है, नज़्म मुअर्रा है, ठीक है, पाबंद नज़म है, नसरी नज़म है। इसके अलावा दूसरे वाले से देखा जाए साख्त के लिहाज से तो मुसद्दस है, मुसल्लस है, रुबाई है, ठीक है, मुखम्मस है। फिर एक गज़ल होती है। गज़ल वो नज़म है, मैं नज़म तो नहीं कहता उसको, अलग है। आप ये समझते हैं कि इसको उन्वान होता है, बाद पढ़े लिखे लोग भी गलती कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि नज़म वो शायरी की वो किस्म है जिसका कोई उन्वान नहीं होता। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, बल्कि गज़ल का हर शेर कंप्लीट मफहूम देता है। गज़ल का हर शेर समझ लें कि अपनी जगह पे एक नज़म है। गज़ल का हर शेर अपनी जगह पे एक नज़म होती है, एक नज़म होता है। क्लियर होगी बात? तो ये तो हो गई शायरी। फिर आगे नसर। नसर अदब की दूसरी जो ब्रांच है, नसरी नज़म, नसरी अदब। तो नसर में जनाब नसर की फिर दो आगे ब्रांचेज़ हैं, इसकी दो मज़ीद ब्रांचेज़ हैं जो शाखें हैं, जिससे चार्ट बनाते जाएँ सब। कौन कौन सी? एक होती है अफसानवी नसर, एक होती है गैर अफसानवी नसर। अफसानवी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, अफसानवी से क्या मुराद है? जिसमें कहानी होती है, जिसमें अफसाना होता है। अब मैं आपसे पूछूं, आपने FA किया हुआ है, FSC की है, कि अफसाना किसे कहते हैं, एक कहानी किसे कहते हैं, तो क्या आप इसकी डिफिनेशन क्या करोगे? कहानी किसे कहते हैं जी? कराची वाले बच्चों, अफसाना जो कंप्लीट स्टोरी होती है, जो कहानी की सिर्फ डेफिनेशन बताओ, तो स्टोरी की मत जाए ना। कहानी किसे कहते? लफ्जी मतलब इसका मैं पूछ रहा हूँ, लोगों मतलब। आप कहानी सुनते रहते हो ना, कहानी है ये, कहानी है ये। कहानी किसे कहते हैं? वो तहरीर जिसमें दिलचस्पी हो, तजस्सुस हो, सस्पेंस हो, इंटरेस्ट हो, उस तहरीर को हम कहेंगे कहानी है। ये लिखना कहानी की डिफिनेशन, ताकि आप ऐसे को सही तरीके से समझ पाएं। वो तहरीर जिसमें दिलचस्पी हो, तजस्सुस हो, उस तहरीर को क्या कहेंगे? कहानी कहेंगे। बात समझ आ रही है? कहानी की 4 किस्में हैं। कहानी की कितनी किस्में हैं? 4। नंबर 1, पुराने ज़माने में जो कहानियाँ सुनाई जाती थी, वो सुनाने वाली थी, पढ़ने वाली नहीं है। हमारी बूढ़ी जी, ठीक है, जो नानियाँ दादियाँ सुनाती थी, तो वो कहानी जिसमें जिन्नों परियों के किस्से, जो मलाई मखलूक माफूकुल फितरत अनासिर, उनका किस्सा छेड़ दिया जाए, तो उसको कहानी को कहते हैं। ये दास्तान है। सबसे पहली कहानी की किस्म कौन सी? इर्तिकाई लिहाज से दास्तान। दास्तान के बाद इंसान ने अक्ल की अगली मंजिल पे कदम रखा, जंगल से शहर की जानिब आया, ठीक है, जंगल से शहर की जानिब आया, तो वो उस दास्तानों में उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। तो वो फिर नेक्स्ट कहानी आती है नावल। नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब, जो नबीला से निकला है, जिसका मतलब है नई, निराली, अनोखी चीज़। नबीला है, NOVELA। नावल वो कहानी होती है जिसमें हकीकी इंसानी ज़िंदगी की अक्कासी की जाती है, जबकि दास्तान वो कहानी है जिसमें हकीकी इंसानी ज़िंदगी की अक्कासी नहीं की जाती, बल्कि हकीकी इंसानी ज़िंदगी की बजाय दास्तान में माफूकुल फितरत अनासर होते हैं,
जिन्नों परियों का जिक्र होता है जिसे अकल तस्लीम नहीं करती। फिर इंसान ने मजीद आगे कदम रखा शऊरी हवाले से, तो नावल से निकल के अफसाने की दुनिया में आ गया। अफसाना भी कहानी की किस्म है। अफसाने में जो मरकजी किरदार है उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू लिया जाता है, एक रुख पेश किया जाता है, जबकि नावल में पूरी उसकी ज़िंदगी पेश कर दी जाए। इसलिए नावल तवील होता है। ये नहीं कि नावल में सफ़ों का फ़र्क है। यहाँ भी पढ़े लिखे लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं नावल एक लंबी कहानी है, अफसाना एक छोटी कहानी। ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे अफसाने भी हैं जो नावलों से बड़े हैं, ऐसे ऐसे नावल भी हैं जो अफसानों से छोटे हैं लेंथ के लिहाज से। मेन नुक्ते नज़र का फ़र्क है। नावल वो कहानी है जिसमें जो मरकज़ी किरदार है उसकी पूरी ज़िंदगी की अक्कासी हर हवाले से पेश कर दी जाएगी, जबकि अफसाना वो कहानी है जिसमें मरकज़ी करेक्टर, जो मेन करेक्टर है, हीरो का करेक्टर, उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक रुख पेश किया जाएगा, उसे अफसाना कहेंगे। नेक्स्ट अगली कहानी कौन सी है आपको मालूम होनी चाहिए, आप जिस ज़माने में ज़िंदा हैं, वो है ड्रामा। वो कौन सी कहानी है? ड्रामा। अभी ड्रामे पे अगर बात की जाए, ड्रामे की बहुत सी किस्में हैं। ड्रामे की एक तो शक्ल के लिहाज से किस्में हैं, एक तो शक्ल के लिहाज से किस्में हैं। शक्ल के लिहाज से किस्में, एक ऐसे ड्रामे होते हैं जो किस्त बाई किस्त चलते हैं, एक किस्त के बाद दूसरी लिंक होते हैं, किसका दूसरी किस्त के साथ उसका लिंक। हम देखते हैं जैसे पाकिस्तानी ड्रामे, इंडियन ड्रामे, ठीक है। हमारी पाकिस्तानी ड्रामों की किस्तें अमूमन कितनी होती हैं? 13 किस्तें होती हैं। इंडिया के ड्रामों की किस्तें ख़त्म ही नहीं होती, 2-2 साल चलते रहते हैं, आपको पता है। सही बात है। हमारे ड्रामे इंडियन ड्रामों से बेहतर हैं। फिल्में ठीक है उनकी बेहतर होंगी, लेकिन हमारे जो ड्रामे हैं इंडियन ड्रामे से बहुत बेहतर हैं। 13 किस्तों पे मुका देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, शार्ट होता है। लेकिन उनके ड्रामे ख़त्म नहीं होते, 3-3, 4-4, 5-5 साल एक ड्रामा ख़त्म होता ही नहीं है, आपको पता है इस चीज़ का। ऐसी बात है। तो ये जो किस्तवार ड्रामे होंगे उस ड्रामे को कहेंगे शक्ल के लिहाज से कि ड्रामा सीरियल है। क्या कहेंगे? शुरू में देखते हैं ड्रामा सीरियल, एक किस्त के बाद दूसरी किस्त, उसको ड्रामे को क्या कहेंगे? ड्रामा सीरियल कहेंगे। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो नाम एक ही होगा लेकिन करेक्टर वही होंगे, हर दफ़ा नए थीम के साथ हाजिर होते हैं। छोटा सा एक ही ड्रामा होगा, जिस तरह फैमिली फ्रंट है, जिस तरह बुलबुले है, जिस तरह गेस्ट हाउस है, जिस तरह अंधेरा उजाला है। पाकिस्तानी ड्रामों की मैं बात कर रहा हूँ। अंधेरा उजाला में नाम तो अंधेरा उजाला है, लेकिन वो कभी खान नए कोई केस के साथ आ जाते हैं, वो ड्रामा उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ड्रामे जैसे बुलबुले है, ठीक है, आप समझ गए। तो ऐसे ड्रामों को क्या कहेंगे? ऐसे ड्रामों को कहेंगे ड्रामा सीरीज़ कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रामा सीरीज़। तो ये सीरीज़ होते हैं और वो सीरियल होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है? तो ये ड्रामा लफ्ज़ जो है ना, ये यूनानी ज़बान ड्राओ से माखूज़ है। ड्राओ का क्या मतलब है? ड्राओ का मतलब है कुछ करके दिखाना, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना। फिर ड्रामे की शक्लें इर्तिकाई लिहाज से अगर देखा जाए, ड्रामे तरक्की के लिहाज से, तो सबसे पहले जो ड्रामा आया था उसको हम कहते हैं थिएटर, स्टेज ड्रामा। टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, फिल्म नहीं थी, सिनेमा नहीं था। तो कौन सा ड्रामा था? सामने पिंडाल लगा के, जिस तरह आप लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सोशल नाइट्स करते हैं, करते हो ना? सोशल नाइट फेयरवेल करते हैं। तो स्टेज के ऊपर लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ड्रामा, कोई खाका, उसे क्या कहते हैं? स्टेज शो। उसको दूसरे लफ्ज़ में थिएटर कहते हैं। तो पहली किस्म ड्रामे की इर्तिकाई लिहाज से अगर देखा जाए तो वो कौन सा ड्रामा था? थिएटर था, स्टेज शो था। फिर इंसान ने तरक्की की, शऊरी लिहाज से मज़ीद पुख्ता हुआ, बाद में दास्तान से शुरू किया, उसको भूलना नहीं है आपने, कहानी है सारी ये। दास्तान से नावल में आए, नावल से अफसाने में, अफसाने से ड्रामे में। ड्रामे में पहली किस्म ड्रामे की कौन सा ड्रामा? स्टेज ड्रामा, थिएटर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, इंसान ने तरक्की की, रेडियो ईजाद कर लिया। रेडियो ईजाद कर लिया। अच्छा, रेडियो में चूँकि शक्ल सामने नहीं आ रही होती ना, आवाज़ आ रही होती है, तो रेडियोइड ड्रामे होते हैं, इसमें आवाज़ों के उतार चढ़ाव पे बड़ा फोकस किया जाता है। अगर बूढ़े की आवाज़ तो बूढ़े की आवाज़ ही होनी चाहिए, बच्चे की आवाज़ बच्चे की, हीरो की आवाज़ तो हीरो की आवाज़ महसूस होगी, हीरो की आवाज़ है, उसमें रोक दबदबा होता है। बात समझिए, आवाज़ों के उतार चढ़ाव और आवाज़ों के सिलेक्शन में बड़ा इस पर गौर किया जाता है ड्रामा, जो रेडियो के ड्रामे होते हैं। रेडियो से नेक्स्ट अगली मंजिल आ गई स्टेज, जो टीवी ड्रामा, टीवी ईजाद हो गई। टीवी, अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीवी किसने ईजाद किया, कब ईजाद किया, पूरा इसके हवाले से पूछे जाते हैं जी। टीवी ड्रामे तक आपको बात समझ मेरा ख्याल आ गई है। टीवी से इंसान ने मजीद शऊर पुख्ता किया, सिनेमा बन गया, फिल्म आ गई। फिल्म भी ड्रामे की किस्म है, फिल्म भी ड्रामे की चौथी किस्म है जो जदीद है, जदीद ड्रामा फिल्म है। 2 या 3 घंटे की फिल्म होती है, अमूमन कोई ना कोई कहानी पेश होती है और वहीं वो ख़त्म हो जाती है।
जिसमें म्यूज़िक, मंजर कशी, आवाज़ों को उतार चढ़ाओ, सारा हर चीज़ लवाजमात को पूरा बढ़ता जाता है, तब जाके एक फ़िल्म बनती है, फिर लोगों के सामने पेश होती है। ये सारी क्या मैंने बताई है ड्रामे की किस्में हैं, ये सारी कहानियाँ हैं। कहानी की तारीफ अभी करो, कहानी कैसे कहेंगे? वो तारीफ जिसमें दिलचस्पी और तजस्सुस हो। इनमें दिलचस्पी और तजस्सुस अगर नहीं है, सस्पेंस और इंटरेस्ट नहीं है अगर दस्तान में, नावल में, अफसाने में, ड्रामे में, तो वो कहानी नहीं होगी, उसे कहानी नहीं कहेंगे। उसका ताल्लुक गैर अफसानवी नसर से है। दूसरी किस्म लिखो गैर अफसानवी। गैर अफसानवी नसर वो नसर होती है जिसमें ड्रामा, जिसमें कहानी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर कहानी होगी तो उसके एक्स्ट्रा खूबी होगी, कहानी का होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि वो तहरीर जिसमें दिलचस्पी तजस्सुस उसे कहानी कहते हैं। गैर अफसानवी नसर जिसमें कहानी का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं आपने पढ़ी हैं? बच्चे सारे इंटर तक सारों ने पढ़े हैं। नंबर वन लिखें। नंबर 1 आता है मजमून, जैसे आपने ऐसे कहा है। नंबर 2 मकाला, मीम कॉफ कैंची वाला अलिफ लाम है, मकाला। थीसिस जिसे कहते हैं आप लोग मास्टर में, थीसिस नहीं करते हैं, फिर में थीसिस करते हैं, मकाला। नंबर 3 मैं लिख देता हूँ, बोर्ड के ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि आपकी आसानी हो। रपो ताज निगारी, पहली दफ़ा देख रहे हैं, ये क्या लफ्ज़ है? रपो ताज निगारी, ये भी गैर अफसानवी है। नंबर 4 जी, और कौन सी किस्में गैर अफसानवी नसर की बिलाल बताएं? मजमून, मकाला, रपो ताज निगारी, आप बीती, सवाने उमरी, जग बीती, सीरत, खत, दरख्वास्त वगैरह वगैरह, जिसमें कहानी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक्स्ट्रा खूबी होगी, अगर इंटरेस्ट होते, सस्पेंस है, तो इसका ताल्लुक किस लिटरेचर से है? इसका ताल्लुक है गैर अफसानवी लिटरेचर से। नसर की 2 किस्में, एक अफसानवी नसर, एक गैर अफसानवी नसर। मंसूर अदब लिखा है मैंने। फिर अदब की कितनी किस्में? 2। कौन कौन सी? मंसूर और मंजूम। मंसूर और मंजूम। अब असल जो क्वेश्चन है मैंने पूछना था शुरू में, अदब किसे कहते हैं? अदब किसे कहते हैं? लिटरेचर। अदब की बहुत से लोगों ने बहुत सी तारीफ़ें की हैं, बड़े बड़े अदीबों ने तारीफ़ें की हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन अदब की अभी तक लिटरेचर की है वो यूनान के मैथ्यू आर्नल्ड ने की है। किसने की है? मैथ्यू आर्नल्ड ने की है। और वो कहता है अदब ज़िंदगी का अक्कास है। अदब ज़िंदगी की तर्जमानी करते हैं, यानी वो तहरीर जो ज़िंदगी की अक्कासी करती है वो अदब है। ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं, ज़िंदगी में गम भी हैं, ज़िंदगी में हादसे भी हैं, ठीक है। लेकिन लाइफ की जब बात आ जाती है ना, लाइफ में हर एक रंग है, दुख भी हैं, सुख भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, सहूलतें भी हैं, आसानियाँ भी हैं, मज़हब भी है, ठीक है। हर रंग लाइफ में है, हर रंग लाइफ में है। इसी तरह मुझे शायर याद आ गया है, असदुल्ला खान गालिब। गालिब को ज़िंदगी का शायर कहा जाता है। देखे ना, हर शायर के लिए कुछ ना कुछ है। मुस्तफ़ा ज़ैदी का अलग है पहचान है। तसव्वुफ़ की बात आती है तो हम कहते हैं ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ का शायर है। गम की बात आती है तो मीर तकी मीर का नाम आ जाता है। जिस तरह मीर ने गम की अक्कासी की, किसी शायर ने नहीं की। इसी तरह ज़िंदगी की बात की जाए, लाइफ की बात की जाए तो हम कहते हैं कि लाइफ का जो शायर है वो कौन है? गालिब है। कि लाइफ में क्या है? दुख भी हैं, सुख भी हैं, खुशियाँ भी हैं, सहूलतें भी हैं, हादसे भी हैं, जंगें भी हैं, अमन भी है, बरबरियत भी है, जुल्म भी है। ज़िंदगी में तो हर रंग है ना। तो गालिब जो है ज़िंदगी का शायर है। यहाँ तक एक्स्ट्रा मैंने बता दिया था कि कोई पूछे कि ज़िंदगी का शायर कौन है तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एस्से पे। एस्से की डेफिनेशन क्या मैंने बताई थी, किस लफ्ज़ से निकला? ये अरबी ज़बान के सही से निकला है। और सही का मतलब है कोशिश करना, यानी वो तहरीर जो कोशिश करके लिखी जाए उसे क्या कहेंगे? एस्से कहेंगे। अब आपने एस्से लिखना है, कहानी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं कि एस्से के अंदर कहानी डाल रहे हूँ। अगर एस्से के अंदर कहानी डाल दी और मैं चेक करने वाला हुआ, कहानी लिख दी एस्से की जगह, मैं ऐसे काटूंगा, 0 नंबर दूंगा। ऐसे को ऐसे ही होना चाहिए। वो सिर्फ चेक ये करते हैं कि आया इसने FA FSC की, ऐसे लिखना आता है कि नहीं आता। अपने ख्यालात के साथ तहरीरी शक्ल में 2 मिनट 10 मिनट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है कि FA FSC में 80% नंबर लिए, A+ लिए, 2
टॉपिक पे, सिंपल टॉपिक जो भी टॉपिक दिया जाए उस पर 2 लफ्ज़ ना लिख सकते हो और अफसर बनने आ गए। तो इसलिए आप बच्चे, आपने सही इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कि 3 हिस्से हैं टोटल। कितने हिस्से हैं टोटल? 3 हिस्से हैं, तीनों हिस्से उसमें शामिल होने चाहिए। एक मैंने बताया नहीं है, सॉरी, यहाँ मैं भूल, अभी याद आया, इंशाइया भी होता है गैर अफसानवी में। एक क्या होता है? इंशाइया होता है। अभी आगे जब बात करेंगे समझ जाओगे कि इंशाइया, बाद बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट ऐसे की जगह इंशाइया लिख के आ जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे से बड़ी ज्यादती होगी, फेल हो गए। लिखा उसने इंशाइया होगा और उधर बात कर रहा होगा मैं ऐसे लिख के आ गया हूँ। ऐसे और इंशाइया में फ़र्क है? कोई बता सकता है क्या फ़र्क है? ऐसे और इंशाइया में क्या फ़र्क है? इस पर सोचें। हर चीज़ को एक तवाज़ुन से करो। एक चीज़ है, आप जिस्म में आपका नहीं दौड़ सकते, इतना ही दौड़ो जितना आपका जिस्म जवाब देते हैं। आहिस्ता सिस्टम ने बनाना होता है। ये नहीं कि आप एक दिन में आप 3 घंटे एक्सरसाइज ही कर रहे हो, ऐसा बेवकूफ़ी की तरह भी नहीं करना। पर सर में दर्द होगा, बीमार हो जाओगे, उसके बाद फिर 2 दिन लेटे रहेंगे। अपनी बॉडी को तो पहले देखें आपकी बॉडी कैसी है। तो ऐसे की कितनी किस्में, ऐसे कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। नंबर 1 इब्तिदाइया, नंबर 2 वस्तानिया, नंबर 3 इख्तामिया। तीनों पोर्शन होने चाहिए। स्टार्ट आपने एक तरीके से तमहीद जैसे कहते हैं, तमहीद बांधनी है। तमहीद में या तो आप उसकी डेफिनेशन में जाएं कि इसका मतलब ये है, या उसकी हिस्ट्री में जाएं। थोड़ी आपने डेफिनेशन में जाके उसकी हिस्ट्री में जाके तमहीद बांधनी है, दो जो कि एक पैराग्राफ की होनी चाहिए। तमहीद इब्तिदाइया कितना होना चाहिए? 1 पैराग्राफ का होना चाहिए, यानी कि 8 से 10 लाइनों का होनी चाहिए तमहीद। उसके बाद आगे चलना है, आगे चलना है। वस्तानी पे ऐसे बात आपने फैलानी है, मेन वस्त में आना है, दरमियान में आना है, अपने बातों को फैलाना है, फ़िक्र को फैला के रख देना है। सारी चीज़ें उस हवाले से जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आपने दरमियान में लिख देने हैं। लास्ट में क्या करना है? इख्तिताम होता है, जो लास्ट में 1 या 2 पैराग्राफ पे इख्तिताम होना चाहिए उसूली तौर पे, और लफ्ज़ों से पता चले क्या अभी इख्तिताम कर रहे हैं। इसी तरह मकाला जो है ना, मकाला तवील ऐसे को कहते हैं, थीसिस जिसे कहते हैं, उसमें हेडिंग्स भी होती हैं। तो मकाला नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना है, हेडिंग्स नहीं लिखनी ऐसे में, सुर्खियाँ नहीं डालनी। बहुत बच्चे सुर्खियाँ लिखते हैं, हेडिंग्स, वो मकाले की का हिस्सा है सुर्खियाँ। इस जी तर्जुमा किसी हदीस का या वो लिखें, कोटेशन लिखें, हवाले दें, आप हदीस को लिखें, आयत को लिखें, हवाले दें, शेर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे में 3 से ज़्यादा शेर नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम शेयर लिखने भी हैं, 3 शेयर लिखें, स्टार्ट में लिखें, एंड पे लिखें, दरमियान में लिखें, लेकिन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। गलत शेयर नहीं लिखना, ये ना शेर गलत लिखा हो, गलत शेर से ना लिखना बेहतर है शेर। इस तरह इंशाइया वो तरीक़ है जिसमें ना सर है ना पाँव है, ना इब्तिदा है ना एंड है, समझ नहीं आ रही कहाँ शुरू गुरेज पाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो आप इंशाइया नहीं लिखना बल्कि ऐसे लिखना है। और वहाँ चूँकि टाइम कम होगा, उनसे पूछ लीजिएगा सर कितना टाइम में लिखूँ, वो बताएंगे बल्कि आपको 10 मिनट का ऐसे है, 15 मिनट का है, 20 मिनट का। वैसे एक ऐसे जो लिखा जाता है ना आमतौर पर कॉलेजेस में, जो आपने लिखा है, कितना 20 मिनट टाइम मिलता था, 20 मिनट। तो वहाँ मेरा ख्याल है 15-20 मिनट आपको देंगे, पूछ लीजिएगा टाइम क्या है। अगर 15-20 मिनट है तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, बेहतरीन एक प्रॉपर ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे अमूमन जो प्रॉपर होगा वो कितने सफ़े में, 2 सफ़े ऊपर से 5 या 6 लाने, 2 सफ़े 5 या 6 लाने, इतना ऐसे होना चाहिए कम से कम। तो 2.5 सफ़े कर लें। 2.5 सफ़े से क्या मुराद है? दोनों तरफ से बात नहीं कर रहा मैं, 1 साइडेड की बात कर रहा हूँ, 1 साइडेड पेजेस की बात कर रहा हूँ, पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पेपर में 2 पेजेस होते हैं, तो कितने पेज लिखने हैं? 2 पेज और फिर 5 या 6 लेने, इतना भी ऐसे काफ़ी है। हाँ, अगर आप पेपर लिख रहे हैं 2 या 2.5 तो वो अच्छी बात है, इतना टाइम अगर आपके पास है इतना लिख लो, अगर टाइम आपके पास है। 20 मिनट का तो होगा तो फिर तो आप लिखोगे ना इतना, अगर 20 मिनट आपको दिए गए हैं फिर आप 4 पेजेस लिखोगे, 4 पेजेस और फिर ऊपर 5-6 लेने, बराबर ही कैसे होते हैं। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं, 10 मिनट टाइम दिया गया तो आपने 10 मिनट के मुताबिक ही मुख्तसर से ऐसे लिखना है। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखें, उर्दू में तो ज़्यादा इंग्लिश में लिखाए जा रहे हैं, तो इंग्लिश में ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या ऐसे कि वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ताकि आप उस हवाले से ऐसे अभी बल्कि आप यहाँ पर 1-2 लिख के सुनाओ मुझे कि सर मैंने ये ऐसे लिखे। अभी आपको मैं टाइम दूँगा, पहले ऐसे के टॉपिक्स लिख लें, उसके बाद आपसे ऐसे सुनूंगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे जनरल नॉलेज की जानिब। ऐसे के पहले टॉपिक लिखें, सबसे पहले पाकिस्तान। अपनी मर्जी होती है इंग्लिश में लिखवाते इंग्लिश में है, लेकिन आप दोनों की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश की भी करो उर्दू की भी। अभी इंग्लिश में भी लिखें, आप उर्दू में भी लिखें, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको जो है ना सेंटर में जो बच्चा बैठा है, जो आपने जो टेस्ट देना आपको उर्दू में ऐसे होगा, ठीक है, आपको इंग्लिश में नहीं होगा।
सबसे पहले पाकिस्तान, अब इससे रिलेटेड भी आ सकता है, पाकिस्तान है तो हम है, ठीक है, पाकिस्तान भी आ सकता है, सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट इस्लामिक पावर भी आ सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी ऐसे आएगा तो आपने इस पर तैयार करना है पाकिस्तान से हवाले, मुहब्ब वतन, ठीक है, उबुल वतनी, तो ये भी पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इस तरह रिलेटेड जो है ना 15-15 20 टॉपिक एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो आपने ऐसे ऐसे लिखने हैं जो मुख्तलिफ हों और हर ऐसे भी 15-20 ऐसे लिखे जा सकें मुख्तलिफ किस्म टॉपिक से ताल्लुक़, बात समझ आ रही है ना आपको। दूसरा लिखें ऐसे मसला कश्मीर, तीसरा लिखें ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात। अच्छा, ऐसे के हवाले से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर ऐसे में कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि ऐसे किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है जिसमें मईशत से ताल्लुक़ रखने वाले इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे होते हैं, मईशत वाले मुआशी हवाले से। दूसरा है मुआशरती, मुआशरे का कोई मसला, फॉर एग्जाम्पल बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, इसे भी ऐसे लिखा जा सकते हैं, यानी कि मुआशरती हवाले से कोई भी टॉपिक। नंबर 3, इस्लामी हवाले से भी टॉपिक आ सकते हैं, इस्लामी कोई शख्सियत, ठीक है, उस पर भी आ सकते हैं। इसी तरह कोई आम शख्सियत भी आ सकती है, अल्लामा इकबाल कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इस हवाले से भी ऐसे आ सकते हैं। इसके अलावा कोई जनरल टॉपिक ऐसा भी दिया जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरी ज़िंदगी का मकसद, इस पर ऐसे आ सकता है। एजुकेशन के हवाले से कोई ऐसे आ सकते हैं, को एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इस हवाले से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। इसी तरह ये टॉपिक आजकल जो चल रहा है रिसेंटली, कोविड-19 कोरोना वायरस, ठीक है, इस पे आपने तैयारी करनी है ऐसे के हवाले से। इसी से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस ये आ चुके थे, ये इस पर डिस्कशन हो चुकी है, इस पर डिस्कशन हो चुकी है। ऑनलाइन क्लासेस पब्लिक स्पीकिंग हो चुकी है, तो ऑनलाइन क्लासेस पे आपने प्रिपरेशन करनी है। ऑनलाइन क्लासेस पे आप पार्ट तरीके से आपने बोलना है, अपने ख्याल का इज़हार करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं कुछ, अभी जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पे या अपनी मर्जी किसी टॉपिक पे ऐसे लिखिए। अभी आपके पास टाइम है, टोटल मैं दे दूँ 10 मिनट। 10 मिनट में आपने कैसे ऐसे लिखोगे। ओके, स्टार्ट अप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिद अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट नारवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज से 3 दिन पहले मैंने सर इमरान से रब्ता किया था और सर इमरान ने मुझे नोट्स भेजे हैं, मैंने नोट्स चेक किए हैं, नोट्स बहुत अच्छे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनसे तैयारी करके हम ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर इमरान से जल्द से जल्द और नोट मंगवाएं जो लोग PMA 147 लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। शुक्रिया जी। ऐसे पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 100 ऐसे की बुक मिलती है, वो आप ले लें, प्रैक्टिस करें, लिखें। और जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे आप लिख पाओगे। ऐसे प्रैक्टिस मांगती है चीज़, तो बार बार लिखें। जो भी ऐसे टॉपिक मिले आप लिखना शुरू कर दें। तो प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप पजल हो जाओगे। अभी कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, उनके आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखें, साथ आंसर लिखें, स्पीड से लिखना। श्रीनगर किस दरिया के किनारे पर आबाद है। श्रीनगर शहर किस दरिया के किनारे पर आबाद है। दरिया झेलम, जो पाकिस्तान से निकलता है। श्रीनगर के करीब हिमालय के सिलसिले का कौन सा मशहूर पहाड़ वाक़ है। श्रीनगर के करीब हिमालय के सिलसिले का कौन सा मशहूर पहाड़ वाक़ है। आंसर है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत। पर्वत पहाड़ को कहते हैं और नांगा अंग्रेजी में नेक्ड कहते हैं। नेक्ड माउंटेन अंग्रेजी में नेक्ड माउंटेन भी कहते हैं। नेक्ड माउंटेन, NAKED, नेक्ड माउंटेन। ये क्वेश्चन आ चुके हैं।
क्लबों का शहर किसे कहा जाता है जहाँ क्लब्स बहुत ज़्यादा हैं? ऑक्सफोर्ड। कौन से क्लब्स? ऑक्सफोर्ड क्लब, मुख्तलिफ क्लब्स, ये यहाँ पे डांस क्लब की बात हो रही है। क्लबों का शहर ऑक्सफोर्ड। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार कहाँ वाक़ है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार कहाँ वाक़ है? अनारकली, लाहौर, पाकिस्तान। अनारकली, लाहौर, पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो जगह है उसका नाम है बाज़ार अनारकली। एक नई अनारकली है, एक पुरानी अनारकली है, दोनों आमने सामने हैं। अभी आपने मुझे यही बताना है कि नई में है ये पुरानी में है, ये भी सर्च करके बताइए। पुरानी में होगा। पुरानी में, ठीक है। कुतुबुद्दीन का नाम बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक। होटलों का शहर किस शहर को कहा जाता है जहाँ होटल्स बहुत ज़्यादा हैं? बैरूत। मैंने आपको सुबह सवेरे एक टास्क दिया था, याद है? क्या दिया था? सर वो ऑपरेशंस के हवाले से। हाँ, ये को ज़रा बता दो बच्चों को, इनका टास्क है, बता दो इन सबको बता दें। ऑपरेशन सबसे पहले पाक आर्मी ने शुरू किया था। रदुल नहीं, आपने टास्क ही देना है कि उन ऑपरेशंस के नाम बताने हैं। स्वात में जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम बताना है, ठीक है। और इसके अलावा वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन आर्मी ने किया उसका नाम बताना है, ठीक है। इसके अलावा कराची में जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम बताना है, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ ऑपरेशन हुई हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन हुई हैं। ये सर तीन ऑपरेशन तो बहुत हाँ, तीन तो ये मशहूर है ना, नाम इनके आने चाहिए। स्वात में जो ऑपरेशन हुआ है ये इसका नाम बताना है आपने, ठीक है। स्वात, वज़ीरिस्तान, ठीक है। इसलिए मोहम्मद एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, जो एजेंसी थी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन गया। खैबर में कौन सा ऑपरेशन हुए, तो इन तमाम के आपने नाम मुझे कल बताने हैं। ये आपका टास्क है। जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ये भी पूछे सकते राय निजात किधर हुए, ठीक है। ज़रब आज़म कहाँ हुए, ठीक है। रद्दुल फसाद कौन सा ऑपरेशन है, तो इसके बारे में जो आर्मी में जा रहे हैं वो पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। उर्दन के सबसे बड़े शहरी एजाज़ का नाम बताएं। उर्दन के सबसे बड़े शहरी एजाज़ का नाम है कोकबुल उर्दन। कोकबुल उर्दन, क्या नाम है? कोकबुल उर्दन, कोकब लिखे, अल उर्दन लिख देना है। मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के किस सूबे में वाक़ है? मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के किस सूबे में वाक़ है? प्रोविंस का नाम क्या है? मदीना मुनव्वरा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना है, जहाँ मस्जिद नबी है, जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस है, सऊदी अरब में वाक़ है। ये तो पता है ना। सऊदी अरब के किस सूबे में है? नहीं, रियाज तो बहुत दूर है वहाँ से। सूबा हिजाज। कौन सा सूबा है? सूबा हिजाज, हे से। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या है? ये तो आता होगा, यसरब। ये सर मदीना के लुग़वी मानी क्या है? शहर, सिटी। इंडिया का सबसे कदीम शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नहीं। वाराणसी। क्या है? वाराणसी। नहीं। मुंबई। सबसे कदीम शहर। दिल्ली। भारत का सबसे कदीम शहर है बनारस। पाकिस्तान को तो पता ही है ना, नहीं पता पाकिस्तान का? मुल्तान। मुल्तान। ये तो पहला क्वेश्चन है मेरा उसमें, मुल्तान। नोट्स के पहला क्वेश्चन यही है ना। ये सर दुनिया के किस शहर में गदागर नहीं है, मांगने वाले नहीं है, फकीर जिसे कहते हैं? गुड, सही बताया आपने, टोक्यो। ये किधर से सीखा है? मैंने कहीं सुना था मैंने। गुड, सही है ना, माशाल्लाह नॉलेज है आपने। इस तरह आप आंसर दोगे मुझे खुशी होगी।
मिस्र का दारुल हुकूमत किस शहर को कहा जाता है? जी, मिस्र का क्या पूछा है मैंने? दारुल हुकूमत कैपिटल मिस्र का, मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, अभी तो आना चाहिए आपको। इजिप्ट, कायरो, कायरो। जितने कैपिटल्स हैं ना ये आप अच्छे तरीके से याद करें, इतना मुश्किल नहीं है। एक मेरी वीडियो बनी हुई है, बल्कि 3 वीडियो बनी हुई है। एक वीडियो मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, उसको आप सुनेंगे, थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आपको कैपिटल इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। कायरा। आप उस वाहिद मुल्क का नाम बताएं जहाँ फौज नहीं है। चीन। चीन में तो बहुत बड़ी फौज है, क्या करते हो? चीन में पुलिस नहीं है। पुलिस नहीं है, फौज की बात हुई, जहाँ फौज नहीं है। जापान। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। लिख लो ये। पुलिस होती है। अब फौज नहीं है, फौजी सिस्टम है नहीं। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी किस शहर में है? टोक्यो। पहले शंघाई था, अभी टोक्यो है। दुनिया का सबसे गर्म तरीन समंदर कौन सा है? बहीरे कुल्जम। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो आपको आना चाहिए। समुद्र सबसे गर्म तरीन समंदर बहीरा कुल्जम, गर्म है सबसे ज़्यादा। जी, इस्लामाबाद जो आपके करीब है, जगह आपके करीब है, आप गए भी हैं, मैं आपको ले भी गया हूँ, पिकनिक पे ले गए थे। इस्लामाबाद की वो कौन सी जगह है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर से दुआ करेंगे। इस्लामाबाद की वो कौन सी जगह है जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह दोस्ती के दरख्त लगाते हैं? आपको ले भी गए थे, वहाँ आपने खाना खाया था। मैंने रिपीट करता हूँ, इस्लामाबाद की वो कौन सी जगह है जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह दोस्ती के दरख्त लगाते हैं? शक्करपड़ियाँ, वो दरख्त आपको दिखाए भी थे हमने, वो शक्करपड़ियाँ। इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे शक्करपड़ियाँ, किसी दिन प्रोग्राम बनाएं स्टडी टूर का, शक्करपड़ियाँ भी जाएंगे और बाकी जो अहम स्पॉट्स हैं इस्लामाबाद के, वहाँ इंशाल्लाह हम जाएंगे। जी, लास्ट में मेरे साथ मिल के एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, हाथ बुलंद कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह हर तरह की ताकत नसीब फरमा, जिस्मानी ताकत भी अता कर दे, ज़हनी ताकत भी अता कर, बोलने की ताकत भी अता कर, लिखने की ताकत भी अता कर दे, और जिस्मानी हवाले चलने की ताकत भी नसीब फरमा, इल्मी हवाले से इल्म हासिल करने की ताकत भी नसीब फरमा, हर किस्म की कुव्वत से मालामाल हमारे जिस्म को कर दे, हमारी रूह को स्ट्रांग कर दे। हर हवाले से यार हम तरक्की करें, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मिल्लत इस्लामिया के लिए करना चाहते हैं। यार हमारे जो ख्वाब है इसको अमली जामा पहना दे यार। जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली जो ये स्टूडेंट यहाँ अपने घरों से दूर हैं, यार इनकी हिफाजत फरमा और इनको पहले चांस में सेलेक्ट फरमा दे। पहली दफ़ा ये फर्स्ट गो में जाएँ, अल्लाह करे सेलेक्ट हो जाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं नदीम अली डिस्ट्रिक्ट फ्राम नवाबशाह से। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास नोट्स जो हैं आज पहुंच गए हैं PMA 147 इनिशियल टेस्ट के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने सर इमरान को बोले थे नोट्स PMA 147 के,
वो आज मेरे पास जो है पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और आप भी मंगवाएं सर से और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जिन्होंने मंगवाना है तो सर से इस नंबर पर रब्ता करें और जल्द से जल्द नोट्स लें और अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखें। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं।